क्लास में आपका स्वागत है और हमारे चैनल पर भी आपका स्वागत है। आपके लिए मैं फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ और आज का हमारा यह टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गांधी युग की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इस तरह से हम देखें तो आज का जो ये अध्याय अभी हमने जिस पर चर्चा की और आगे जिस पर चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वह विषय है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था ये और यह 1922 तक चला। यह क्यों शुरू हुआ, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, अपने आप में एक बहुत ही विशद विषय है। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। तो चूंकि एक बहुत विशद विषय है, बहुत बृहद विषय है, तो इसका वर्णन करना या इसके बारे में बताना इसके लिए बहुत अधिक समय चाहिए। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कम समय में आज असहयोग आंदोलन के कारण पर चर्चा करूंगी और वह भी संक्षेप में। लेकिन महत्वपूर्ण, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम जरूर प्रकाश डालेंगे। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया हुआ पहला वह आंदोलन था जिसमें जन सहभागिता पहली बार देखी गई और बहुत ही अधिक मात्रा में। यह एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुआ पहली बार, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों से बहुत ही विनम्रता से संवैधानिक सुधार या अपनी मांगों को मनवाना जो उनके हित में थी। किसी तरह का विरोध नहीं था अंग्रेजों से। हमने देखा कि किस तरह कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल गरम दल हो गया। उसके बाद उसमें क्रांतिकारी भी जुड़ गए आगे के समय में। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों के प्रति लोगों, भारतीयों के मन में जब अविश्वास या उससे असंतोष मिलने लगा तो भारतीयों ने तरह तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसी के तहत जब महात्मा गांधी जैसे नेतृत्वकर्ता सामने आ गए तब भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर अपने विरोध का प्रदर्शन किया और अपनी राष्ट्रीयता का प्रदर्शन किया। इसमें एक असहयोग आंदोलन था जिसमें लोगों ने खुलकर भाग लिया और यह जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है जो हमें भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो मैंने बताया कि यह 1920 ईस्वी में शुरू हुई और अब मैं बताऊंगी इसके कारण क्या थे। महात्मा गांधी पहले अंग्रेजों के हिमायती थे, मतलब अंग्रेजों के वो समर्थक थे। अंग्रेजों की बहुत सारी विचारधाराओं के वो समर्थक थे, उन पर विश्वास करते थे। बहुत बार उन्होंने उन पर विश्वास किया कि उन्हें लगता था कि अंग्रेज समय आने पे हमें स्वराज देंगे, हमें हमारी जो अधिकार है वो मिलेगी। लेकिन
उल्टा होने लगा और ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के विरोध में हो गए। सबसे पहले क्या हुआ, 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का एक एक्ट पास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। विश्व युद्ध का क्या परिणाम था, चारों तरफ रोष असंतोष व्याप्त था, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए या आम जनता के क्षेत्र में देखा जाए या नवयुवकों के रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए, हर जगह असंतोष था। क्योंकि कहा गया था, बहुत बार अंग्रेजों द्वारा यह आश्वासन दिया गया या कहा गया कि जो युद्ध हो रहा है इसके बाद हम भारतीयों के मांगों पर विचार करेंगे, उन्हें स्वराज देंगे, उन्हें राजनीति में, उन्हें अपने शासन में अधिक से अधिक भूमिका दी जाएगी, ऐसी बातें कही गई। लेकिन ये बातें सिर्फ कही गई। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उग्रवादी जो थे, जो गरम दल वाले थे, वो भी दिन प्रतिदिन अंग्रेजों के प्रति भड़कते जा रहे थे और क्रांतिकारी जो थे, जो हिंसा का रास्ता अपनाकर स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, अंग्रेजों को देश से भगाना चाहते थे, इनका भी प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों ने इन राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी पास किया था। चूंकि डर इन लोगों में व्याप्त था, अंग्रेजों में, ऐसे समय में ये अंग्रेज अधिकारी जो थे वो तरह तरह का दिमाग लगाते थे कि किस तरह से इन भारतीयों को दबा करके रखा जाए। और इसके तहत सर सिडनी रॉलेट नाम के एक ऑफिसर ने, एक अधिकारी ने, उन्हें दिया गया जिम्मा कि भाई ये जो देश में बड़ा लोग ये कर रहा है, उत्पात मचा रहा है, ये क्रांतिकारी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कुछ करना चाहिए। सिडनी रॉलेट को इसकी सौंपी गई कि भाई आप ही बताइए क्या किया जाए। सिडनी रॉलेट ने भी मौके पे चौका मार दिया। क्या किया उन्होंने, एक एक्ट लागू किया जिसके तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता अगर लगे कि वह राजद्रोही है, यदि लगे कि वह अंग्रेजों के विरोध में जा रहा है, किसी तरह का ऐसा संदेह हो तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे किसी तरह के अपील करने का उसे कोई अधिकार नहीं होगा, ना उसके लिए कोई वकील होगा। तो ये जो एक्ट बना, यह पूरी तरह से कहा जाए कि एकदम अमानवीय एक्ट था। इसे काला कानून कहा गया। अब आप ही बताइए, किसी चलते हुए को देख के कहा जाए ये तो राजद्रोही लग रहा है, ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ जाएगा, ये आदमी, इसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई, उसको गिरफ्तार कर लो। तो ऐसी बात, किसी के यहाँ हथियार मिल गया, मान लो 4 ठो डंडा मिल गया, मान लो रामनवमी का तलवार मिल गया, तो कहा जाएगा कि अरे ये तो हथियार रख रहा है, इसकी मंशा जरूर अंग्रेजों को हानि पहुंचाने की है, उसकी हत्या करने की है, इसे गिरफ्तार कर लो। तो ये जो एक कानून आया, से काला कानून कहा गया। और इस कानून ही अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से ये कानून 90% उत्तरदायी था असहयोग आंदोलन के लिए, क्योंकि यहीं से और सारे कारण निकलते गए। जब रॉलेट एक्ट बना, इसका विरोध हुआ, गांधी जी ने कहा अगर यह एक्ट को लौटाया नहीं गया तो मैं अनशन करूंगा। और उनके इस बात पर जनता भी जो है पूरी रोष में आ गई, उनके साथ हो गई कि हाँ
ये अंग्रेजों ने ये जो काला कानून दिया है इसे हम नहीं मानते हैं। और गांधी जी ने यह आह्वान किया कि 30 मार्च 1919 को पूरे भारत में इस कानून के विरोध में जुलूस निकलेगा, मौन जुलूस निकलेगा, धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन किसी तरह की हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होगी। मतलब किसी तरह की मारपीट, बमबारी, गोलीबारी ये सब नहीं होगी। शांतिपूर्ण ढंग से पूरे देश के लोग इसका विरोध करेंगे। ठीक है। किसी कारणवश इस डेट को बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया, लेकिन 30 तारीख से जो 6 अप्रैल हो गया इसका पता बहुत सारी जगह में नहीं चल सका। सभी लोग 30 मार्च ही जानते थे कि 30 मार्च को जुलूस निकालना है, धरना देना है, सत्याग्रह करने के लिए हमें सड़क पे आना है। और 30 तारीख को ही बहुत जगह में, अमृतसर में, अहमदाबाद में, पंजाब के और भी क्षेत्रों में, इन सब जगह जुलूस निकल गया, रैलियां होने लगी, भाषण होने लगे, सारे अहिंसात्मक थे। कहीं कोई मारकाट, हत्या, आगजनी नहीं हो रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने अपना रूप दिखाया और इन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां चला दी। 5 लोग मारे गए, और भी विरोध हुआ, लोग और भड़क गए। पुनः 6 तारीख को जो होने वाला था उस दिन भी प्रदर्शन, जुलूस निकला जो अंग्रेज शासन के विरोध में था। पंजाब में इस समय ओ डायर वहां के गवर्नर थे। उन्होंने देखा कि लोग बहुत उड़ रहे हैं, रुको इसका पर कतरा जाए। उन्होंने जुलूस वगैरह पे पाबंदी लगा दी। 9 तारीख को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू का भाषण हो रहा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भाई भाषण हो रहा है, लोग आपस में अपनी मन की बात कह रहे हैं, अभिव्यक्ति बता रहे हैं। ऐसे में सरकार को हिंसात्मक कार्रवाई करने की या कोई विरोधात्मक कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अंग्रेज का जो एकमात्र काम था कि भारतीयों को दबा के, डरा के, दमन करके रखना, उसके लिए वो बिना सोचे समझे भी कुछ करने को तैयार रहते थे। जैसे ही किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया, लोग और विरोधी हो गए अंग्रेजों की, और मुखर होकर के वो विरोध करने लगे। फिर से जुलूस और फिर से उस पर गोलियों की बौछार। कितने लोग मारे गए। गांधी जी दौड़े दौड़े दिल्ली आए, उनको भी पलवल स्टेशन, पलवल में गिरफ्तार किया गया और सीधे उनको बॉम्बे भेज दिया गया। तो इतनी सारी घटनाएं रॉलेट एक्ट के विरोध में हो गई। यह एक काला कानून था जिसके विरोध में ऐसी घटना हो गई, इसके लिए कहा गया है कि ना अपील, ना दलील, ना अपील, ना वकील, ना दलील। एक ऐसा कानून, भाई हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कोई उपाय ही नहीं है। तो यह एक बहुत बड़ा कानून बना 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसने गांधी जी को अंग्रेजों का पक्का विरोधी बता दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों को शैतान तक कह दिया, क्योंकि इससे पहले गांधी जी अंग्रेजों के समर्थक हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अंग्रेज एक तरफ थे, इंग्लैंड, फ्रांस एक तरफ थे। दूसरे तरफ हमको पता है जर्मनी था, जर्मनी का साथ तुर्की दे रहा था। तुर्की जो खलीफा व्यवस्था का समर्थक था। उधर से हमीद द्वितीय जर्मनी के साथ था। और भारत के मुसलमान क्या करें, वो इंग्लैंड के साथ रहें या जर्मनी के पक्ष में रहें,
धर्म के नाम पे देखें तो उन्हें खिलाफत चाहिए, उन्हें खलीफा व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों को कहा कि भाई तुम हमारा साथ दो, युद्ध के बाद हम खलीफा व्यवस्था को बरकरार रखेंगे, खिलाफत नहीं हटेगा, और जो तुर्की है या धर्म के नाम पर जो भी अच्छा हो सकता वो हम करेंगे, हम तुम लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे, लेकिन हाँ तुम अभी हमारा साथ दो, तुमको लड़ना है जर्मनी के पक्ष में, तुर्की चूंकि जर्मनी के पक्ष में तो तुम्हें उसके साथ भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन युद्ध के बाद हम तुम्हारे हितों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने यह बात सिर्फ कहने के लिए कही। जब युद्ध समाप्त हुआ और सेवर्स की संधि हुई, उस समय हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने इस वादा का कोई मोल नहीं रखा और उन्होंने वादा खिलाफी की, जिससे यहाँ के ही मुसलमान जो हैं वह भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो गए। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में वो भी बढ़ चढ़ करके भाग लिए, उनकी जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी बहाने वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एक हो, और साथ ही साथ उनका यह भी सोचना था कि मुस्लिमों का जो भरोसा है वह लेकर के चलें, और इसके लिए उन्होंने कहा कि हाँ भाई हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, हम इनका साथ देंगे तो भविष्य में ये हमारा साथ देंगे, तुम्हारी खिलाफत की रक्षा करेंगे, हमें स्वशासन देंगे, हमें स्वराज देंगे। ऐसी ऐसी गलतफहमियां महात्मा गांधी के पास भी थी, जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के साथ ही, खिलाफत व्यवस्था समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरोध में चारों तरफ अशांति, उपद्रव, विरोध हो रहा था, लेकिन ये सारा कुछ हिंसात्मक ना होके अहिंसात्मक ही था, और अंग्रेज जानबूझकर हिंसा करके इन्हें, जो भारतीय उन्हें और भड़का रहे थे। इसी समय स्वाभाविक है गोली मार दिया जाएगा, तो भारतीय भी जो है वो कोई संत तो नहीं है कि हमारे लोगों को गोली मार दिया गया तो हम बड़े खुशी खुशी मान रहे हैं। क्या उनके मन में भी तो गुस्सा आएगा, वो भी सोचेंगे ठीक है इस बार कोई अंग्रेज मेरे सामने आया तो उसे भी मार देंगे। तो ये वाली जो सोच थी, इसका भी प्रभाव था लोगों पर। दूसरी बात हमने बताया कि जो जनरल डायर थे वो बुरी तरह से, उनकी जो कुदृष्टि थी वह भारतीयों पे थी, भारतीयों के देशभक्ति पे थी, उनकी राष्ट्रीयता पर थी, उसे वह किसी भी तरह दबाना चाहते थे। उन्होंने घोषणा करवाई कि अभी किसी तरह का मेला, किसी तरह का जमा, कहीं पे जुलूस निकलना या किसी तरह का सभा, इस पर प्रतिबंध है। लेकिन इस बात को प्रतिबंध लगाया, लेकिन इस बात को बहुत ज्यादा प्रसारित नहीं किया गया। और जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू जब गिरफ्तार हो गए तो लोगों में बहुत हतोत्साहित हो गए थे और विरोधी भी हो गए थे। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला था। पंजाब में बैसाखी का मेला बहुत उत्साह से मनाया जाता है, बहुत बड़ा त्योहार होता है। यहाँ पे एक जालियांवाला बाग, एक बहुत बड़ा मैदान था जहां चारों तरफ बड़े बड़े घर बने हुए थे, ये बाउंड्री बना हुआ था, सिर्फ एक दरवाजा था छोटा सा, और चारों तरफ यह घिरा हुआ था किसी न किसी तरह से। अब यहाँ बैसाखी का मेला लगा था, इस जगह में बैसाखी का मेला लगा था। लोग बड़े खुशी खुशी अपने परिवार के साथ, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, सभी लोग बड़े खुशी खुशी बैसाखी का मेला के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे
अब जो बात कोई घटना हुई रहेगी तो उस पर तो चर्चा होगी ही। तो लोग यहाँ पे जमा हुए और इसी बीच कुछ लोग अपना भाषण वगैरह भी देने लगे। इसी समय जनरल डायर आए और उन्होंने इस चारों तरफ से मैदान को घेर लिया। सैनिकों ने सैनिक उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। 1650 राउंड। अब आप सोचिए, घेर करके एकदम तड़ातड़ तड़ातड़ चारों तरफ से अगर गोली चलाई जाने लगी, ऐसे जगह में जहां पे भीड़ है, जहां पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरत हैं, मर्द हैं, हर तरह के लोग हैं, कोई खेल रहे हैं, कोई कूद रहे हैं, कोई झूला में झूल रहे हैं, कोई गाना बजाना कर रहे हैं। और ऐसे में जब ऐसी कार्रवाई हो जाती तो कैसी स्थिति होगी। भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। भाग के जाए तो जाए किधर, ये चारों तरफ तो घेरा हुआ था। इसमें निकलने के लिए एकमात्र रास्ता था और साथ में यहाँ पे एक कुआं भी था। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुआं में डूबने लगे। भले उसमें पानी नहीं था, लेकिन जो गए वो भी मर गए। और कितने लोग, इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए, जो एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही नृशंस घटना थी, जनरल ओ डायर द्वारा की हुई। और ये क्यों किया गया था? यही कि भारतीयों को सबक सिखाना है। ये बहुत जुलूस और सभा और ये कर रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन्हें इस तरह से सिखाना चाहिए। तो यह हत्याकांड ना सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि विश्व के लोगों को दहला गया। चलिए, ये घटना घट गई। अब तो गांधी जी एकदम से विफल गए। किसके लिए? अंग्रेजी सरकार के प्रति। उन्हें बिल्कुल ही उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये इतने ऐसा नृशंस कार्य कैसे कर सकते हैं। मार्शल लॉ जब ये काम हुआ तो पंजाब के जो और भी जिले थे वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी कि एकदम कठोर कानून, सैनिक कानून, कोई हिल नहीं सकता है। इन जो जिलों में जहां मार्शल लॉ लगाया गया वहां बिजली काट दी गई, नलों सप्लाई वाटर से पानी खत्म कर दिया गया। उस बीच एक मिस शेरवुड नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई थी। जब चूंकि बताया ना कि जब मुझे मारा तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, इसके तहत लोग में इतना आक्रोश था कि इसमें एक मिस शेरवुड नाम की जो महिला थी उसकी हत्या हो गई थी। और जिस गली में मिस शेरवुड का घर था वहां के आसपास वाले लोग जब निकलते थे तो उन्हें पेट के बल रेंग के चलना पड़ता था। ऐसा नियम बनाया गया। 2 आदमी से ज्यादा निकल नहीं सकते थे, घुटने के बल चलना है। तो इस तरह से भारतीयों को या राष्ट्रभक्तों को या अंग्रेज के खिलाफ जाने वालों को इस तरह की सजा देने की कोशिश की ताकि वो भविष्य में अंग्रेजी शासन के खिलाफ चूं तक न कर सके। ये उनका उद्देश्य था। लेकिन होता उल्टा है, जितना दबाने की कोशिश की जाती है उतने ही आदमी और मुखर हो जाता है। वही हाल यहां भी हुआ। अब हंटर कमीशन, जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो देश विदेश में इसकी निंदा की गई। कहा गया, यहां पर भी प्रस्ताव रखा गया कि ये डायर ने ऐसा काम कैसे किया, इसे हटाओ यहां से, ये कैसे किया, क्यों किया, इस पर एक कमेटी बनेगी और रिपोर्ट देगी कितने लोग मारे गए, कैसे मारे गए। हंटर समिति बनी, जिसकी एक कमेटी जिसकी अध्यक्षता हंटर नाम के एक अधिकारी ही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो जालियांवाला बाग में जो घटना हुई, वह कुछ गलत सोच के नहीं की गई थी, वह कुछ अच्छा ही सोच के किया गया था। उसमें जनरल डायर का कोई माने बुरी सोच नहीं थी उनकी। लेकिन जो भारत में भी एक कमेटी, भारतीयों की भी एक कमेटी बनी जिसने इस पर जांच किया और उसमें जनरल ओडायर जो है वो एकदम से वो अपराधी निकले उस मामले को लेकर के।
लेकिन ये अलग बात है कि डायट को भेज दिया गया कि अब आप जाइए लंदन, लेकिन जाने से पहले उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें तलवार भेंट की गई, उन्हें 2000 पाउंड दिए गए कि वाह तुमने तो बड़ा कमाल का काम किया है। तो ये बातें भारतीयों को बहुत ही दुख देने वाली थी कि जो अंग्रेज कल तक कह रहे थे कि हम स्वराज देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसकी ये हालत है। इसी बीच हम एक पॉइंट हमारा छूट रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में एक सुधार हुआ। उसके पहले 1917 में मॉन्टेग्यू ने कहा था कि भारतीयों को सेना में अधिक शासन में अधिक से अधिक सहयोग देना होगा, उनसे सहायता ली जाएगी, वो साथ रहेंगे, उन्हें स्वराज दिया जाएगा, धीरे धीरे उन्हें स्वराज की का ट्रेनिंग दिया जाएगा, बाद में उन्हें स्वराज दिया जाएगा। ऐसी ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ, उसमें एकदम से बात उल्टी थी। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें भारतीयों को स्वशासन देने की बात की गई हो। साथ ही साथ उसमें हिंदू और मुसलमान के बीच फूट डालने की पूरी व्यवस्था की गई थी। मुसलमानों को एकदम से अलग कर दिया गया था, उसे एकदम अलग घेरे में रख दिया गया था। इस बात पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के बीच ये खाई बनाई जा रही है, यह भविष्य में जो है खतरनाक ही होगा ब्रिटिश सरकार के लिए, हम लोगों के लिए ये बनाई जा रही है दूरियां। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम अंग्रेजों ने किए जो भारतीयों को, महात्मा गांधी को, और भी जो नेता थे, मदन मोहन मालवीय, उस समय जिन्ना जो थे वो, और जवाहरलाल नेहरू, ये सभी को इन सब बातों से बहुत ही कोफ्त हुई। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, कहा गया था कि हम लोग एक सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, हम लोग लोकतंत्र को महत्व देते हैं, हम लोग आत्मनिर्णय का महत्व जानते हैं और उसको हम लोग लागू करेंगे। तो बड़े बड़े सिद्धांतों पर युद्ध किया गया। उस समय गांधी जी को ये भरोसा था कि हाँ, युद्ध के बाद हमें स्वशासन दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि भाई युद्ध होने दो, अभी ये युद्ध खत्म होगा, उसके बाद हम लोग तुम्हें देंगे स्वशासन। सभी को बहुत भरोसा था। उदारवादी जो थे वो भी, हाँ ठीक है, युद्ध खत्म होने के बाद तो अंग्रेज हम लोग को स्वशासन देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बदले में क्या मिला? इसके बदले में रॉलेट एक्ट टाइप का, इसके बदले में जालियांवाला बाग हत्याकांड मिला, खिलाफत आंदोलन हम देख ही रहे हैं। तो कुल मिला जुला के प्रथम विश्व युद्ध में जो बातें कही गई थी, जो आश्वासन दिया गया था उसके पहले, वह बाद में सब टाइट फिस हो गया। सैन्य संबंधी नीति भी बहुत अजीब थी। जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था, जबरदस्ती सेना में पकड़ पकड़ के आम जनता को ले जाने लगा, भारत के लोगों को। नहीं, सेना में भर्ती हो, सेना में भर्ती हो। जब युद्ध हो गया, लोग मारे गए, मर गए, घायल हो गए, पंगु हो गए, लौट करके आए। अब छटनी करो, अब तो कोई जरूरत नहीं, अब क्यों उसे वेतन देंगे, क्यों उसे खाना पानी देंगे, क्यों उसके लिए सुविधा देंगे, तो क्या करना चाहिए, छटनी करो। तो यह आक्रोश उन सेनाओं के बीच था कि हमने 4 साल तक इनके साथ युद्ध, इनके कहने पर युद्ध किया, इनके लिए युद्ध किया, और जब युद्ध खत्म हो गया तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया इन लोगों ने। तो इससे इनमें असंतोष हो गया। आर्थिक रोष, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था तो उसका प्रभाव तो सभी देशों पर पड़ा, भारत पर भी पड़ेगा। यहाँ पे हमारे जो शासनकर्ता थे अंग्रेज थे, अंग्रेज वहां पूरी तरह इन्वॉल्व थे, तो भारत की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। मांग अधिक, पूर्ति कम, रोजगार नहीं, चारों तरफ असंतोष का माहौल, सरकार में भी
ऐसी ऐसी नीति अपना करके रखी है। एक तरफ दमन नीति है, किसी भी तरह से दबा करके रखना। आर्थिक क्षेत्र में बुरी तरह से पस्त हो गए थे यहाँ के कामगार जो थे, यहाँ के जो शिल्पकार थे, यहाँ के जो भी लोग थे। कहने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र पूरी तरह से तबाह था, और ऐसे में अंग्रेजों ने जो अपने युद्ध में जो क्षति हुई, उनकी जो हानि हुई, जो खर्च हुआ, उसे वसूलने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत में तरह तरह के टैक्स लगा दिए। ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स। अब यहाँ लोगों को खाने की पड़ी है, और 10 तरह के टैक्स। अंग्रेजों को क्या, उन्हें तो टैक्स वसूल करके अपना खजाना भरना, अपनी क्षति को पूरा करना है। ऊपर से महामारी, बहुत जगह तरह तरह की बीमारियां फैली हुई। अकाल भी, बहुत सारे क्षेत्रों में अकाल, अनावृष्टि के चलते सही तरीके से फसल नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हर क्षेत्र बिल्कुल तबाह था और असंतोष से ग्रस्त था। तो ये सारा कारण जो है, इसने आम जनता को अंग्रेजों के खिलाफ तैयार कर दिया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, महात्मा गांधी पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि अब हमें कुछ करना होगा, हमें अब इनका साथ नहीं देना होगा, यानी हम इनका सहयोग नहीं करेंगे। और यही था असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। हम उनके बनाए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम उनके बनाए हुए स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम उनके बनाए हुए कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम उनके बनाए हुए हर चीज का विरोध करते हैं, और हम सिर्फ अपने यहाँ के बने हुए कपड़े पहनेंगे, हम अपने विद्यालयों में जाएंगे, हम अपने कचहरी कोर्ट में जाएंगे, हमारा जो न्यायालय होगा उसमें हम अपना सुनवाई करेंगे। तो यह असहयोगात्मक रवैया गांधी जी ने शुरू किया। इसके लिए उन्होंने एक विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया, और इसमें उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है, ये सफल नहीं होगा। सितंबर में ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और पुनः दिसंबर में जो वार्षिक कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसमें जब फिर से महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को रखा, तो भारी बहुमत से इसे पास किया गया, लोगों ने इसे समर्थन किया। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि दिसंबर 1920 से जो है महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, जो अंग्रेजों के प्रति असहयोग करने की नीति पर आधारित था। यह 1922 तक चला, 5 फरवरी 1922 तक चला। और इसके आगे की बात, क्या इसका स्वरूप था और इसके क्या प्रभाव पड़े, ये मैं अगले क्लास में बताऊंगी। आज के लिए